हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक एमसीक्यूज की सीरीज़। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की हमने पहले कर चुके हैं, तो आज मैं यहाँ पे सीरीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इसके अंदर से बना पाई हूँ मैं, वो आपके लिए बनाए हैं मैंने। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर बिहेव्स एज। तो आर्क जो होती है सर्किट ब्रेकर में, वो किस तरह बिहेव करती है? तो ये होता है एक रजिस्टेंस डिक्रीजिंग विद वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क। तो रजिस्टेंस होता है आर्क एक तरह का जो डिक्रीज होता है विद वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क। तो वोल्टेज जब राइज होता है तो रजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इस तरह की रेजिस्टेंस की जो है प्रॉपर्टीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इज टू। तो फ्यूज जो होता है वो किस लिए हम यूज में लेते हैं? टू प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायरेक्शनल रिलेज आर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ। तो डायरेक्शनल रिले जो होती है किसके फ्लो पे बेस्ड होती है? पावर के फ्लो पे बेस्ड होती है कि पावर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शनल रिले उसके हिसाब से ऑपरेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द कॉन्टेक्ट्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है वो जब ऑपरेट करता है तो उसके कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाते हैं, उसके बाद उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं रिकवरी वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वेव ट्रैप इज यूज टू ट्रैप वेव्स ऑफ। तो हम लाइन जो है वहाँ पे वेव ट्रैप का यूज करते हैं। तो वेव ट्रैप किस लिए यूज में लिया जाता है? जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती है, पावर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है 50 हर्ट्ज की, तो उसके अलावा जो भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती है उनको ट्रैप करने के लिए हम वेव ट्रैप का यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज एट द ओपन सर्किटेड एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। तो ये बता रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन को अगर एंड पे ओपन सर्किट कर दे तो उसके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, आर यूज। तो हमें रिड्यूस क्या, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम रिएक्टर का यूज करते हैं। जो भी सर्किट ब्रेकर है वहाँ पे हमारी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स जो आती हैं उसको हम रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए रिएक्टर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स इज प्रोवाइडेड। तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन से नेगेटिव सीक्वेंस करंट से प्रोटेक्शन हम किसके अंदर प्रोवाइड करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरेटर होता है उसके अंदर हम नेगेटिव सीक्वेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिले इज प्रीफर्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर फॉल्ट जो आता है उसको हम देखने के लिए कौन सी रिले का यूज करते हैं? तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए हम रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए मैं एक बात बता देती हूँ आपको। ट्रांसमिशन लाइन जो है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग के लिए हमने कोड बना रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं आर, आई और एम। तो यहाँ पे आर जो होती है शॉर्ट के लिए रिएक्टेंस रिले, मीडियम के लिए इम्पीडेंस रिले और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए महो रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट करंट्स आर ड्यू टू विच फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट करंट कौन से फॉल्ट की वजह से आती है? ऑप्शन ए दिया है सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, बी दिया फेज टू फेज फॉल्ट, डबल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और 3 फेज फॉल्ट, और ई ऑप्शन दिया है ऑल। तो शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो सारे फॉल्ट्स की वजह से होती है, तो इसका आंसर जो है ई सही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द वेव इफ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन इज इक्वल टू लोड इम्पीडेंस। तो हमारा अगर सर्ज इम्पीडेंस है वो लोड इम्पीडेंस के इक्वल होगा। ये क्या होता है? सर्ज इम्पीडेंस जेड होता है, लोड इम्पीडेंस जेड होता है। तो अगर ये इसके इक्वल होता है तो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है, करंट या वोल्टेज हो दोनों के रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है 0 हो जाते हैं हमारे। तो हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो होता ही नहीं। जब हमारा सर्ज इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस इक्वल होते हैं तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डिवाइस विल रिसीव वोल्टेज सर्ज फर्स्ट ट्रेवलिंग ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के अगर ऊपर हमारे पास वोल्टेज सर्ज आ रहा है या लाइटनिंग जो भी आ रही है, तो कौन सी डिवाइस जो है सबसे पहले रिसीव करेगी? तो ये हमारा होता है लाइटनिंग अरेस्टर। ये हो जाएगा लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो हम सबसे पहले, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी वोल्टेज सर्ज आता है उसको सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर रिसीव करता है और वो ऑपरेट कर जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट। तो सर्किट ब्रेकर होता है उसके अंदर आर्क इंटरप्शन जो मेथड यूज में लेते हैं तो वो कहाँ पर आर्क को इंटरप्ट करता है, तो करंट जीरो जो होता है हमारा, करंट जीरो पे जो है आर्क जो है उसको इंटरप्ट किया जाता है। करंट जीरो पे जो हमारी ये साइन वेव है जैसे इस तरह की, तो करंट जीरो क्या हो जाएगा, ये एक्सिस को यहाँ पे करंट जीरो बोलेंगे, इसको यहाँ पे जो है हम आर्क को इंटरप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड फॉर। तो ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन किसके लिए यूज में लेते हैं, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर ऑफ द पावर प्लांट। तो जनरेटर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, पावर प्लांट जो होते हैं उसके अंदर जो भी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं उसके लिए हम ओवरफ्लक्सिंग प्रोटेक्शन यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है एडमिटेंस रिले इज। तो एडमिटेंस रिले क्या होती है, ऑप्शंस है इम्पीडेंस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड नन। ये है नन। तो हमारा एडमिटेंस रिले जो होती है वो डायरेक्शनल, ऑटोमेटिक डायरेक्शनल रिले होती है, नेचुरल डायरेक्शनल रिले जो होती है एडमिटेंस रिले डायरेक्शनल रिले होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है द मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज मस्ट हैव। तो जो फ्यूज है इसके लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, ताकि सबसे पहले कोई भी अगर इनरस करंट या हाई करंट आ रही है उसको सबसे पहले फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाए, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए। और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले कोई भी ऑपरेट करता है तो फ्यूज की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी या जो भी होती है वो सबसे कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ए फ्यूज इज कनेक्टेड इन। फ्यूज जो है कहाँ कनेक्ट करते हैं, कोई भी सर्किट होता है उसके सीरीज में फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो इंडक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब हमारी पावर लाइन और कम्युनिकेशन लाइन पैरेलल जाती है या उनके बीच में जो प्रोक्सिमिटी होती है वो डिफरेंस जो होता है डिस्टेंस का वो बहुत कम होता है, तो हमारा जो है कम्युनिकेशन और पावर लाइन जो होती है उनके अंदर इंटरफेरेंस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हम कई बार टेलीफोन करते हैं तो हमें किसी और की आवाज़ सुनाई देती है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो लगता है बीच में कोई दूसरा बात कर रहा है, तो वो क्या होता है, इंडक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर लाइन होती है और जो कम्युनिकेशन लाइन होती है इन दोनों को क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं एट द लेंथ ऑफ द लाइन। मतलब कोई भी एक हम पार्ट ले लेंगे, कोई भी फैक्टर ले लेंगे, उस फैक्टर से हम लेंथ को डिवाइड कर देंगे और वहाँ पे ट्रांसपोजिशन लगा देंगे लाइन में, पावर लाइन और कम्युनिकेशन लाइन दोनों में। तो इस तरह से हम इंडक्टिव इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट इज डिफाइंड बाय। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हैवी करंट फ्लो होती है, तभी हम कई बार कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, वहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है और हैवी करंट फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है ए बैलेंस थ्री फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही हमेशा फ्लो होती है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होती। तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड। तो आर्क एक्सटेंशन के टाइम पे जो हमारा वोल्टेज अपीयर होता है अक्रॉस द कॉन्टेक्ट उसको क्या कहते हैं, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। जब आर्क एक्सटेंशन हो रहा होता है उस टाइम पे वोल्टेज जो है दोबारा रिस्ट्राइक करता है तो उसे हम रिस्ट्राइक वोल्टेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड। तो मोटर जो होती है उसके ओवरलोड जो हो जाता है, मोटर्स ओवरलोड हो जाती है काफ़ी टाइम्स, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी रिले का यूज़ करते हैं, तो थर्मल रिले होती है वो कनेक्ट करते हैं, तो वो है ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है मोटर्स को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो हमेशा जो है एमवीए में एक्सप्रेस की जाती है। कभी भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें ब्रेकिंग कैपेसिटी जो दी हुई होती है उसको एमवीए में कन्वर्ट करके और उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी हमेशा जो है हमारी एमवीए में ही एक्सप्रेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है इन अ सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉल्ट टू एक्सटेंशन ऑफ आर्क इज नोन एज। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है हमारा कब होता है, जब कोई भी फॉल्ट आता है तो रिले पहले ऑपरेट करती है, उसके बाद सर्किट रिले जो है सिग्नल यहाँ पे पहुँचाती है सर्किट ब्रेकर के पास, उसके बाद इसके कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो भी आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वो काम करता है और आर्क जो है उसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि सर्किट ब्रेकर में टाइम ड्यूरेशन जो होता है कहाँ से कहाँ तक था, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू द एक्सटेंशन ऑफ आर्क। जब फॉल्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है और आर्क जो है उसको एक्सटेंड कर देते हैं तब तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, क्लियरिंग टाइम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ विच इज ए सिमेट्रिकल फॉल्ट।
तो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, हमारा 3 फेज फॉल्ट जो होता है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है डिफरेंशियल रिले रेस्पॉन्स टू। इसके अंदर कोई भी आपके पास 25th में ऑप्शन दिए रहेंगे, सिंगल फेज फॉल्ट, सिंगल फेज टू लाइन, डबल फेज टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, इस तरह के। तो 3 फेज फॉल्ट जो होता है वो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, तो ऑप्शन आपका 3 फेज फॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है डिफरेंशियल रिले रेस्पॉन्स टू। तो डिफरेंशियल रिले जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और वो कहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, कब हमारी डिफरेंशियल रिले जो है ऑपरेट करती है, जब वेक्टर डिफरेंस होता है। कोई भी दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है, या कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज करंट पावर, उनका वेक्टर डिफरेंस जो होता है उसके ऊपर ही रेस्पॉन्ड करती है। अगर वेक्टर डिफरेंस 0 है, इक्वल टू 0, तो हमारी रिले ऑपरेट नहीं करती है, और अगर कोई भी वेक्टर डिफरेंस आ जाता है दोनों क्वांटिटीज के बीच में, तो रिले जो होती है हमारी ऑपरेट कर जाती है, यहाँ पे ट्रिप कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है बकोल्स रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो बकोल्स रिले जो होती है हमेशा ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज में ली जाती है। कई बार ऑप्शंस दिया होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ फॉल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मर, तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। इंटरनल फॉल्ट्स जो होते हैं उसके लिए ही हम बकोल्स रिले का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है बकोल्स रिले इज कनेक्टेड। तो बकोल्स रिले कहाँ कनेक्टेड होती है, तो मेन टैंक जो होता है ट्रांसफॉर्मर का और जो कंजर्वेटर होता है, उन दोनों को जो पाइप कनेक्ट करता है, उस पाइप के अंदर हमारी जो है बकोल्स रिले कनेक्टेड होती है। किसके बीच में, मेन टैंक और कंजर्वेटर को जो कनेक्ट करने वाली पाइप है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है उसका ही एक फॉर्म होता है, तो उसको हम अल्टरनेटर्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो डिफरेंशियल रिले होती है उसको बढ़ा के हम परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन तो वो अल्टरनेटर्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हमारे पास काफ़ी ड्रॉबैक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है ए लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है, हम पावर स्टेशन जो सब स्टेशन होते हैं हमारे, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। कोई भी सब स्टेशन होता है बिना लाइटनिंग अरेस्टर के हम लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग कंपोनेंट होता है किसी भी सर्किट का, तो इसके बिना हम कोई भी जीएसएस जो होते हैं या कोई भी सबस्टेशन होते हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं या उसका ऑपरेशन नहीं करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर वहाँ पे ज़रूरी होता है। वो क्या करता है, कोई भी हमारी लाइटनिंग आती है तो ये लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कराता है बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो लाइन और ग्राउंड जो होता है उसके बीच में लो इम्पीडेंस पाथ का क्या मतलब होता है कि करंट जो है फास्ट उसी पाथ को फॉलो करेगी जहाँ पे इम्पीडेंस लो होगा। तो अभी जो मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश का जो मौसम चल रहा है, इस टाइम में हमारी बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो बिजली गिरना जिसे बोलते हैं हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो करंट होता है डायरेक्ट लाइटनिंग अरेस्टर जो है उसको खींच लेता है और जो लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड कराता है लाइन और ग्राउंड के बीच में, तो इससे हमें नुकसान नहीं होता कोई भी हमारे इक्विपमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, सर्ज मॉडिफायर्स आर यूज टू। तो सर्ज मॉडिफायर्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, जो भी हमारी वेव फ्रंट होती है या जो भी हमारा लाइटनिंग किसी भी तरह का सर्ज जो आता है, जो हाई जिसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हाई वोल्टेज या हाई करंट जिसके अंदर जो हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी स्टिफनेस जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सर्ज मॉडिफायर्स जो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेस। तो लाइटनिंग सर्जन जो लाइटनिंग स्ट्राइक जो मैंने अभी बताया है उसके लिए हम कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइस यूज में लेते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ लाइटनिंग अरेस्टर, हॉर्न गैप, सर्ज डाइवर्टर, एनी ऑफ दिस। तो लाइटनिंग सर्जेस के अगेंस्ट हम किसी भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से लाइटनिंग अरेस्टर भी लगा सकते हैं, हॉर्न गैप भी लगा सकते हैं, सर्ज डाइवर्टर, ये तीनों एक ही तरह का काम करते हैं, तो एनी ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द ओवर वोल्टेज सर्जेज इन पावर सिस्टम में बी क्योज्ड बाई। तो पावर सिस्टम जो होता है उसके अंदर ओवर वोल्टेज सर्ज किस वजह से होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया किसी भी तरह का सर्ज जो होता है, ओवर वोल्टेज ओवर करंट जो भी हमारे किसी भी इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो किस वजह से होता है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं रेजोनेंस, स्विचिंग, लाइटनिंग, एनी ऑफ दिस। तो किसी भी वजह से हमारा जो है ओवर वोल्टेज हो सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ दिस ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर वोल्टेज सर्जेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है SF6 गैस इज ट्रांसपोर्टेड इन। तो SF6 गैस जो होती है तो क्या करते हैं हम, सर्किट ब्रेकर होता है हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में फिल करके हम लिक्विड फॉर्म में जो है इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिवर्स पावर फॉल्ट अकर्स इन। तो रिवर्स पावर का मतलब क्या है, तो पावर बैक फ्लो होने लग जाती है। तो ये कहाँ पे अकर होता है, जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है हमारा, रिंग सिस्टम टाइप हो गया, इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो भी होते हैं उसके अंदर रिवर्स पावर फॉल्ट अकर होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, द मोस्ट सीरियस रिजल्ट्स ऑफ ए मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी। तो कोई भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाता है, अगर उसको हम क्लियर नहीं करते हैं या फॉल्ट को डिटेक्ट करके उसको सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं उसका, तो उसका सीरियस ड्रॉबैक क्या होता है कि फायर हजार्ड्स हो जाते हैं हमारे पास। कई बार हमें होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तो इसका यही है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर हमारे पास हो गया है, कर हो गया, तो उसको क्लियर नहीं किया गया टाइमली, तो वहाँ पे फायर ब्रेकआउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट एंड फाइनल आर्क इंटरप्शन इज नोन एज। ट्रिप सर्किट जो क्या होता है वो रिले इसका होता है, रिले का। तो रिले ट्रिप कर जाती है ट्रिप सर्किट के क्लोज होने के बाद, और फाइनल आर्क इंटरप्शन के बीच का जो टाइम है उसे क्या कहते हैं, हम ब्रेकर टाइम कहते हैं। जो रिले ट्रिप कर जाती है उसके बाद हमारा ब्रेकर ऑपरेट करना लगता है। और फाइनल आर्क इंटरप्शन भी किसका काम है, सर्किट ब्रेकर में जो भी आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वही आर्क इंटरप्ट करता है, तो इसके बीच में जो भी टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकर टाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द टाइम इंटरवल बिटवीन अकरेंस ऑफ फॉल्ट एंड क्लोजर ऑफ रिले कॉन्टेक्ट। तो जो फॉल्ट अकर होता है तो क्या करता है, रिले जो सिग्नल पहुंचाता है सर्किट ब्रेकर को, और इसके कॉन्टेक्ट जो है क्लोज हो जाता है, ट्रिप सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो किसका टाइम होता है, ये सिर्फ रिले का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे रिले ऑपरेट करती है, सिग्नल पहुंचाना या कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज होना, तो ये हो जाता है रिले टाइम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज लॉकआउट कंडीशन इन सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है उसके अंदर एक लॉकआउट कंडीशन होती है हमारे पास, और लॉकआउट कंडीशन किसे बोलते हैं हम, जब हमारे पास जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है सर्किट ब्रेकर के अंदर, अगर सफिशियंट अमाउंट नहीं होता उसका, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ आर्क क्वेंचिंग मीडियम होगा, मतलब आर्क क्वेंचिंग मीडियम जो है वो सफिशियंट नहीं है, तो हमारा सर्किट ब्रेकर जो है लॉकआउट कंडीशन में चला जाएगा, वो ऑपरेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम जो होते हैं हमारे पास, रिंग सिस्टम क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो होते हैं, जो कोई भी एंड है वो दोनों तरफ से फीड हो रहा है, किसी एक तरफ से फॉल्ट आ गया तो दूसरी लाइन को हम उसको चालू करके, और इधर से अगर इसको दोनों किसी भी फॉल्ट को क्लियर करना है तो हमें उस पॉइंट के ऊपर पावर कट नहीं करना पड़ता, दूसरी तरफ से जो है फीड होती रहती है लाइन। तो इस तरह का रिंग सिस्टम होता है, बहुत सारी तरह से इंटरकनेक्टेड होती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कौन से रिले को यूज़ करते हैं, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। तो डायरेक्शनल रिले इसीलिए यूज़ में करते हैं क्योंकि अभी हमने देखा था कि रिवर्स पावर फ्लो जो होता है वो किस केस में होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में होता है। तो यहाँ पे रिंग सिस्टम के लिए या फिर पैरेलल फीडर जो भी होते हैं हमारे, उसके अंदर भी हम डायरेक्शनल ओवर करंट रिले यूज़ में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज थ्रो फॉल्ट। तो थ्रो फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट आउटसाइड रिले एरिया। रिले जो होती है हमारी उसका एक एरिया होता है, जैसे इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, कोई भी रिले जैसे इसका एक करेक्टरिस्टिक है, तो इसके अंदर जो है वो कोई भी फॉल्ट आ जाएगा तो इसके लिए क्या कर देगी, ट्रिप कर जाएगी, और उसके बाहर जो है ब्लॉक कर देगी सिग्नल को, मतलब ट्रिप नहीं करेगी। तो इस तरह कोई भी है तो फॉल्ट आउटसाइड रिले एरिया, तो ये रिले एरिया हो गया जिसके अंदर ट्रिप करती है, इसके बाहर कोई भी फॉल्ट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं थ्रो फॉल्ट, जिसको रिले डिटेक्ट नहीं करती है और ना ही ऑपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनरस करंट। तो इनरस करंट होती है जब कई बार हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर या जनरेटर को, तो सेकंड हार्मोनिक जो कंपोनेंट होता है वो हैवी हो जाता है और इंस्टेंट जो है इनरस करंट फ्लो होने लग जाता है वहाँ पे। तो इसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम कौन सी रिले को यूज़ करते हैं, हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले। और ये रिले क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ में लेते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो जब हमारी इनरस करंट अचानक से हमारी इनरस करंट जो बढ़ जाती है, इसका फ्लो जो हो जाता है, सेकंड हार्मोनिक जो कंपोनेंट होता है वो हैवी हो जाता है, तो हमारा डिफरेंस आ जाता है वेक्टर डिफरेंस, और इस वजह से परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो होता है वो हमारा ऑपरेट कर जाता है। तो इसके लिए हम इसको डिटेक्ट करने के लिए और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले यूज में लेते हैं, ताकि हमारी डिफरेंशियल रिले जो है माल ऑपरेट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 43 है, इम्पीडेंस रिलेज। तो इम्पीडेंस रिले जो होती है किस लिए यूज में लेती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम इम्पीडेंस रिले को यूज में लेते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले इसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 से देखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस रिले ट्रिप्स व्हेन। तो डिस्टेंस रिले जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस रिले होती है वो वी और आई के जो भी हमारे पास रेशियो होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है और उसी के हिसाब से ऑपरेट करती है। तो जो हमारी डिस्टेंस रिले होती है उसका हमारे पास एक आइडियल इम्पीडेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ZL, और हमारी जो रिले ट्रिप करती है तो V बाई आई के रेशियो पे करती है, तो V बाई आई का रेशियो हमारा हर पॉइंट पे कोई ना कोई रेशियो होता है। तो जो फॉल्ट इम्पीडेंस होता है उसको हम बोलते हैं ZF डिनोट करते हैं, और रिले का इम्पीडेंस होता है तो ZL से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस रिले कब ट्रिप करती है, जब जो फॉल्ट इम्पीडेंस होता है
वो रिले के इम्पीडेंस से कम हो, उसी एरिया में उसको बोलते हैं हम। जैसे अभी आ गया था हमारा थ्रो फॉल्ट, की रिले के एरिया के बाहर जो भी फॉल्ट होता है उसे थ्रो फॉल्ट बोलते हैं, उसके लिए ऑपरेट नहीं करते। तो डिस्टेंस रिले का क्या है, जो डिस्टेंस रिले का इम्पीडेंस दिया होता है आइडियल इम्पीडेंस, उसके नीचे नीचे या उससे कम वैल्यू अगर फॉल्ट इम्पीडेंस की होती है तो हमारी रिले ट्रिप करती है, नहीं तो सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, ऑपरेट नहीं करती उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर ऑफ एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन फेलियर हो जाता है तो हमारी कौन सी रिले यूज में ली जाती है, ऑफसेट महो रिले जो होती है उसको हम एक्साइटेशन फेलियर के लिए यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच रिले डजंट ट्रिप फॉर पावर स्विंग्स। पावर स्विंग्स जो होते हैं उसके लिए कौन सी रिले ट्रिप नहीं करती, तो महो रिले होती है, वो इसको डिटेक्ट कर लेती है। और पावर स्विंग जो होती है इस केस में जो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस रिले होती है वो माल ऑपरेट कर जाती है, लेकिन महो रिले जो होती है वो ट्रिप नहीं करती पावर स्विंग के केस में। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज जनरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। तो मेकिंग करंट जो होती है सर्किट ब्रेकर की किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा पीक वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी आरएमएस वैल्यू नहीं देते या एवरेज वैल्यू नहीं देते। पीक वैल्यू जो होती है उसी के टर्म में हमेशा मेकिंग करंट को एक्सप्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 था, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज गिवन एज। तो सर्किट ब्रेकर के आर्क क्वेंचिंग मेथड्स होते हैं, उसके अंदर हम एक रेजिस्टेंस स्विचिंग भी यूज में लेते हैं। तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम किस तरह से देते हैं, तो इसकी वैल्यू देते हैं R = 1/2 √L/C। तो ये हो जाएगा R = 1/2 √L/C। तो जो भी L और C की वैल्यू दी हुई होती है उसको पुट करके आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, रीजन फॉर आर्क इज। तो आर्क जो जनरेट होती है हमारी, आर्क जो होती है उसका क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, थर्मल इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, फील्ड इमिशन, एनी ऑफ दीज। तो आर्क जो हमारी होती है वो तीनों में से किसी की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, तो इसका ऑप्शन जो है एनी ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, कैलकुलेट प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर व्हेन गिवन दिया है हमारे पास फॉल्ट करंट दिया है 200 एम्पियर, सीटी रेशियो दिया है 400/5 और परसेंटेज पीएसबी सेटिंग दी है 50%। तो ये एक न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको। इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजीएस्ट न्यूमेरिकल होता है। तो परसेंटेज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो होता है हमारा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे होता है फॉल्ट करंट IF, ये हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे होता है हमारा IPK, इसको बोलते हैं पिकअप करंट IPK। तो IPK की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम, IPK = होता है परसेंटेज PSB सेटिंग इनटू सेकेंडरी CT करंट, सेकेंडरी CT करंट। तो इससे निकालेंगे तो परसेंटेज PSB सेटिंग क्या दिया हुआ है हमारे पास, 50% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू सेकेंडरी CT करंट क्या है हमारी, सेकेंडरी CT करंट, CT रेशियो दिया हुआ 400/5, तो 400 प्राइमरी करंट हो गया, सेकेंडरी करंट हो गया 5, तो ये हो जाएगा 0.5 × 5। तो ये हमारी आ गई IPK, और इसका फॉर्मूला होता है IF/IPK इंटू CT रेशियो, CT, ये हो जाएगा CT रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्ट करंट दी हुई है IF = तो ये हो जाएगा = में फॉल्ट करंट दिया है 2000 अपॉन IPK हमने निकाला है यहाँ से 0.5 × 5, और यहाँ पे निकालना है हमें CT रेशियो। तो CT रेशियो दिया हुआ 400/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सोल्व करके प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का, IF/IPK इंटू CT रेशियो। और IPK कैसे निकालते हैं, परसेंटेज PSB सेटिंग इंटू CT सेकेंडरी करंट। तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चंस। जो टॉप 50 क्वेश्चंस बनते हैं स्विच करंट प्रोटेक्शन से, जिस तरह के भी रिले के क्वेश्चन है, परसेंटेज डिफरेंशियल के क्वेश्चन है, जो भी ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन स्कीम है, या सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करवा दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आते हैं, और ये न्यूमेरिकल मैंने कराया है। R की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। इसके अलावा लगता नहीं मुझे कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ढूंढ के मैंने आपके लिए बना दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जो है सब्सक्राइब दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।